जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आपके पाठ्यक्रम का दूसरा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। पहला टॉपिक इतिहास का संक्षिप्त परिचय, जिसका वीडियो हमने कल 18 से 19 मिनट में इतिहास के संक्षिप्त परिचय को बताया, समझाया। आप जाकर वहां से देखें, बहुत बेसिक से शुरू किया है तो आपको आनंद आएगा। प्लीज़ एक भी वीडियो को स्किप मत करिए और मैक्सिमम आउटपुट के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक में, सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक का हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो ज़रूर से ज़रूर बड़ी होगी क्योंकि इतिहास में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का नाम शामिल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अब देखिए सभ्यता से क्या समझते हैं आप ये समझिए सभ्यता से पहली बात तो कि सभ्यता कोई भी हो, उसका विकास सदैव नदियों के किनारे होता है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि सभ्यता कोई भी हो लेकिन उसका विकास नदी के किनारे ही होगा। अब आप ऐसे ही समझो कि हम लोग को रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो हम बोल देंगे भैया पानी होना चाहिए, पानी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक टैग लाइन भी चलती है, जल ही जीवन है। तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है का मतलब क्या समझ रहे हैं कि कोई भी सभ्यता वहीं डेवलप होगी जहाँ नदियाँ होंगी, जहाँ पानी का स्रोत होगा। तो आप ये समझिए कि कोई भी विश्व की कोई भी सभ्यता कहीं भी जन्मी है, पनपी है, उत्पत्ति हुई है सभ्यता की, तो नदी के किनारे। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे हुई थी, तो आप सबको जानना है। और ये भी इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी, जन्म ले रही थी, तो क्या उसी के साथ साथ वर्ल्ड में और कहीं कोई सभ्यता चल रही थी पैरेलल। तो इस सब की बात करना है। अब बात करें इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। बात करें इसके क्षेत्रफल का तो लगभग 13,12,99,000 यानी कि 13 लाख। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका टाइम काल यानी पीरियड, तो 2500 बीसी से 1750 बीसी। अब 2500 बीसी यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750, इसमें बहुत सारा बहुत मतभेद है। लेकिन ये जो यहाँ पर हमने टाइम पीरियड शामिल किया है ये एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत प्रमाणित भी है। ये वाला टाइम पीरियड क्या, 2500 ईसा पूर्व से 1750। अब बात करें इंडस वैली की खोज कब हुई, तो वर्ष देखो कोई भी सभ्यता कैसे खोजी जाती है आप सबको पता है। अपने यहाँ वर्ष 1834 में रेल वोल बिछाई गई थी लाल डलहौजी के समय में। अब ये मुंबई साइड बिछाए थे, तो इनको लगा यार चलो उत्तर साइड से भी माल लाना है, अपना लूटना है ये देश को। तो इन्होंने क्या किया, एक टीम बनाई होगी, उत्तर साइड भेज दिया। अब जो इनके कर्मचारी थे गए वहाँ खोदने लगे, स्टार्ट कर दिए खोदना स्टार्ट कर दिए। तो इनको कुछ मिला, ऐसा टकराया, इन लोग के पास क्या था, बेचारे लेबर थे, इन्होंने फटाक से फ़ोन किया, हाँ साहब यहाँ पे कुछ मिला है मुझे देखो। अभी पता है आप सबको भी कि उस समय शिक्षा भारत में इतनी नहीं थी, तो उधर से आदमी आए, जॉन मार्शल वगैरह आए और भी आए सब। यहाँ देखे यार कुछ तो मिल रहा है, लक्षण है ऐसा। तो इन लोग ने क्या किया, फिर इसी के पैरेलल बहुत सारे काम कर दिए इन्होंने। मतलब पूरा सभ्यता ही बना दिया, पूरा एक समूह ही बना दिया, या यूं कहें एक विभाग ही बना दिया, पूरा तत्व विभाग, पूरा तत्व जो इससे रिलेटेड काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेन बिछा रहे थे, लाहौर साइड ये गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, ट्रेन बिछा रहे थे, सोचे उधर से माल लाएंगे, ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए गए, खुदाई किए, तो इनको कुछ टकराया। अब इनको लगा कमाल हो गया, कुछ तो मिल ही गया। अब कुछ मिला तो इन्होंने क्या किया, फ़ोन किया। अब आया उधर से, जांच हुई, देखा अरे हाँ यहाँ तो कुछ मिल रहे हैं, अवशेष मिलने लगे। फिर और खुदाई हुई, इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर और खुदाई हुई, तो पूरा का पूरा नगर ही उद्गित हो गया। और नगर कैसा कि उस समय के लोग इतने डेवलप थे कि बढ़िया घर बनवाए, पक्के मकान थे, ईंटों के भी साइज थे, कलर थे, नालियाँ पक्की थी, यहाँ तक कि उनके पास स्नानागार भी थे। उनके पास मतलब स्विमिंग पूल था, स्नानागार का मतलब यही समझेंगे। और उनके पास ग्रेनरी थी, मीन्स अन्नागार था जहाँ पे अन्न रखते थे। तो ऐसे करके सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। अब बात करें कि किसके प्रयासों से हुई, तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में भारती दयाराम साहनी ने, यानी जो इसके मेन अध्यक्ष थे, यानी वही ना, ये लोग लेबर ही थे, मान लो कोई बड़ी बात नहीं अगर मैं ये कह रहा हूं कि तब भारती क्या लेबर ही थे। तो दयाराम साहनी पहले गए होंगे डिपार्टमेंट देख के, अपना इनको जिम्मेदारी दे दी गई, जाओ खोदो दो। लेकिन देखो श्रेय कौन ले गया, जॉन मार्शल की, अध्यक्ष जॉन मार्शल था, इनको डिपार्टमेंट दे दिया।
अब इनके डिपार्टमेंट का प्रमुख जॉन मार्शल था, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता जब भारत में पनप रही थी, उसी समय चीन की सभ्यता मेसोपोटामिया नदी के किनारे, जिसे दजला फरात भी बोलते हैं, नदी के किनारे भी पनप रही थी। यानी देखो सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात, उसी समय चीन की सभ्यता, ये दोनों पैरेलल चल रही थी। यानी ये अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता की बात की जाए तो चीन की सभ्यता आएगा, जो कि दजला फरात नदी के किनारे। अब हमने जैसे आप सबको बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 13 लाख वर्ग मीटर में इसका विस्तार था। तो अब इसका विस्तार कैसे था, आपको पता ये दिशाएं हैं। तो ये पूर्वी पॉइंट आलमगीर, जो कि मेरठ यूपी में है, ये यूपी है, यूपी का है। अब इसके बाद ये देखो नॉर्थ में मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और ये प्लेस जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में। बात करें पश्चिम की, तो सूत कांगेडोर पाकिस्तान में है, जो कि दास्क नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, जो कि दैमाबाद कहाँ है, प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा नदी कौन है, कहाँ है प्रवरा नदी, तो गोदावरी की सहायक नदी है। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक घनत्व वाला था स्थान था कौन सा, दैमाबाद। तो आपको विस्तार समझ आया होगा कि पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर मेरठ, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। वहीं बात करें उत्तर में, तो चिनाब नदी के किनारे मांडा नामक प्लेस पर है उत्तर में विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का। बात करें दक्षिण में, तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र का शहर है, प्रवरा नदी के किनारे तक विस्तार है। पश्चिम में सूत कांगेडोर पाकिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। हमने बहुत चीज़ें आपको बताई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे यहाँ पे कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और किसने खोज की, तो दयाराम साहनी ने खोज की। टाइम पीरियड और खोजकर्ता दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दयाराम साहनी खोजकर्ता, और टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज पर और जानते हैं और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब समझेंगे व्यवस्थाएं कैसे थी, यानी जो शहर बसा था तो वो कैसे था। तो वो दो टीलों में विभाजित था। मीन्स दो टीलों से मतलब समझिए कि दो टोला में बंटा था। जैसे गाँवों में आज भी नहीं टोला चलते हैं, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास था वो दो टीलों में विभाजित था। एक और एक मात्र केवल धौलावीरा शहर है, जो कि ये कहाँ पाया जाता है आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बताऊंगा भी, गुजरात में पाया जाता है। इससे रिलेटेड क्विज हमने अपने ही यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर करवाई है, तो आप वहाँ से जाकर क्विज को अटेम्प्ट करिए और उसके एनालिसिस को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, आनंद आएगा। सारा मज़ा दोस्त आनंद का ही है। अब बात करें तो सिर्फ और सिर्फ धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, बाकी 2 टीलों में। तो 2 टीलों में पहला जो उच्च वर्ग था उसमें राजा और पुरोहित, राजा तो पता ही है राजा रहेगा उच्च वाले श्रेणी में, और पुरोहित जो उनका पूजा पाठ कराएंगे वो निम्न वर्ग में किसान और मजदूर थे। बात करें लिपि में, जैसे आप सबको पता है कि हम लोग लिपि जो लिखते हैं आज हिंदी, जैसे हमने यहाँ लिखा टीलों में निम्न वर्ग किसान मजदूर, तो ये देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नोट लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है और इंग्लिश की रोमन लिपि होती है। इसी तरह जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, लिपि मतलब लिखने का स्टाइल है एक तरह से, तो लिपि इनकी क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, और ये लिखते थे राइट टू लेफ्ट, मतलब ये लोग इधर से लिखना स्टार्ट करते थे, राइट से इधर को। और हम लोग कैसे लिखते हैं, व्यवस्था लिखा फिर ऐसे 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 लिखा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक से आप क्या समझते हैं कि मीन्स उस समय महिलाओं का बोलबाला था, मीन्स मम्मी लोग की तब भी चलती थी और अभी भी चल रही है। बस इतना ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता पे भी मम्मी लोग की चलती थी, और आज जब 21वीं 22वीं शताब्दी चल रही तो भी मम्मी लोग की चल रही, कुछ नहीं बदला है तब से लेकर आज तक। अब बात करें घर में ईंटों का जो प्रयोग किया इन लोग ने, हमने कहा कि इनके पक्के मकान थे। टोटली ये नगरीय व्यवस्था थी, एक वर्ड यहाँ ये भी याद रखना कि ये नगरीय व्यवस्था थी, यानी नगर जैसा डेवलपमेंट था, तो नगरीय व्यवस्था थी। अब बात करें घरों में ईंट का प्रयोग, तो इनके ईंट ऐसे मान ली ये ईंट थी तो उसकी लंबाई 4:2 और 1 ये अनुपात था। ईंट का अनुपात क्या था, 4:2:1, और ये इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल के ईंट थे। मतलब समझ रहे हो कि हम लोग कब से इंग्लिश स्टाइल में जी रहे हैं, और बॉलीवुड अभी वहाँ पहुँचा है, काफ़ी कर रहा है। उससे तो अच्छे ही हमारे पूर्वज थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में पहले इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करें, देखो हमने कहा था कि जब नवपाषाण काल आया तब तक
मानव क्या हुआ, पूजा करने लगा, कृषि करने लगा, खेती करने लगा और पूजा भी करने लगा था और बैल वैल का यूज करने लगा, तभी पहिए का आविष्कार किया। तो उस समय क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाले बैल और श्रृंग युक्त पशु पवित्र पशु माने जाते थे और श्रृंग युक्त पशु के तो इन्होंने सिक्के में अपना बनवा भी रखा था। अब बात करें आकृति की तो त्रिभुजाकार आकृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था, कृषि और व्यापार था। बात करें वर्ग, जैसे आज वर्ग है, कौन वर्ग से मीन्स है वर्ण की क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब बात करेंगे हमने इस पेज से आपको क्या याद रखना है, तो याद ये रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक और लेफ्ट टू राइट। बात करें इसमें और क्या याद रखना है, तो पवित्र पशु। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पशु है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे, पवित्र मानते थे, तो कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त बैल यानी जिसके सींग निकली हो। और वर्ग व्यवसाय नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयरली है, छोटे एग्जाम्स में मींस डिफेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बाकी एसएससी में, एनटीपीसी में नहीं पूछा जाएगा, ग्रुप डी में भी नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। किसकी बात करेंगे अब हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की। तो सबसे पहले आप सबको पता है, यहाँ पर हम बेसिकली जानकारी लेंगे बस कैसे खोजे गए। तो हड़प्पा, इसकी खोज वर्ष 1921 में हुई और ये रावी नदी के किनारे है। खोजकर्ता की बात करें तो दयाराम साहनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो आंसर आएगा दयाराम साहनी। यहाँ वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो वर्ष 1921 में, और किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। इस लाइन से या इस पेज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझेंगे। हड़प्पा की खोज कब हुई, तो वर्ष 1921 में हुई। किस नदी के किनारे हुई, तो रावी नदी के किनारे हुई, और किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। अब बात करें मोहनजोदड़ो, ये सारे प्लेस हैं, यानी देखो जैसे अब मान लो भारत की खोज हुई तो इसमें बहुत सारे 28 स्टेट्स यानी प्रदेश हैं, फिर उनमें शहर हैं, तो एक तरह से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके ये पॉपुलर स्थल हैं, समाज हैं, सॉरी शहर हैं, सिटी हैं, इनको हम देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद इनमें हम जो डिटेल में क्वेश्चन बनेंगे उसको भी देखेंगे। फिर दूसरा प्लेस था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी ये अभी बताएंगे आगे इसके बारे में पूरी कहानी। तो इसकी खोज वर्ष 1922 में हुई और राखाल दास बनर्जी ने, आरडी का मतलब राखाल दास बनर्जी ने की, और ये सिंधु नदी के किनारे खोजी गई। तो अब इसमें भी प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। कब खोज की गई, वर्ष 1922 में। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किसने की, राखाल दास बनर्जी ने। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो तो वर्ष 1931 में इसकी खोज हुई, सिंधु नदी के किनारे, और गोपाल मजूमदार ने किया खोज की। और उत्खनन यानी इसको खोदा किसने, मैके ने। तो बात करें ये जो उपयुक्त हमने 3 स्थल बताए, ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, यानी आज की डेट में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, ये तीनों ही के तीनों प्लेस पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड भारत में कौन कौन से स्थल पाए गए और उनमें से कौन कौन से स्थल इंपॉर्टेंट हैं, उन सब स्थलों की बात करते हैं। सबसे पहले तो रोपड़। अब रोपड़ से क्या कुछ पाया गया इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले तो अभी बस इतना जानेंगे कि रोपड़ की खोज वर्ष 1953 में सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा वत्स द्वारा की गई। यज्ञदत्त शर्मा वत्स द्वारा की गई, याद रखना ये नाम। फिर काली बैंगन या काली बंगा भी बोलते हैं इसको, काली बंगा भी बोलते हैं, तो इसकी खोज भी वर्ष 1953 में घग्गर नदी के किनारे बालथापर व घोष द्वारा की गई। अब देखो इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि रोपड़ भारत के कौन से स्टेट में है। आज के डेट में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान रोपड़ आज के समय में भारत के किस स्टेट से संबंधित है, तो वहाँ बताना होगा पंजाब से। अब आलमगीरपुर यूपी जो कि हिंडन नदी के किनारे है, इसकी भी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। बनावली हरियाणा, अब यहीं से क्या कुछ मिलता है, बनावली से बहुत पॉपुलर प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो जानेंगे आगे। सरस्वती नदी के किनारे बिष्ट ने की। धौलावीरा गुजरात भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज जेपी जोशी ने की। राखीगढ़ी हरियाणा में है,
और इसकी किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती और द्वादशी नदी के किनारे। और इसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने और सूरज भान ने की। बात करें लोथल का, जो कि उस समय का एकमात्र पॉपुलर बंदरगाह था, यहीं से सारे व्यापार मैनेज होते थे। भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। तो यहाँ पे आपने जे मीन्स 10, आपको भी पता होगा, रीजनिंग पढ़ते हैं तो जे की प्लेस वैल्यू क्या है, 10। तो हमने इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के 10 महत्वपूर्ण प्लेसों को जाना, उनकी खोज कब हुई, किसने खोजा, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये प्लेस, ये सब कुछ जान लिया है। ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रश्न कैसे पूछ। बात करते हैं हड़प्पा, जिसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई और यह प्ले स्थान सिंधु नदी के किनारे है। अब बात करें जो हड़प्पा में लोग रहते थे, हड़प्पा के आसपास जो लोग रहते थे वो कैसे थे, तो शहरी निवासी थे, यानी वो लोग डेवलप कर चुके थे और इनके घर के निर्माण की पद्धति ग्रिड पद्धति थी, यानी घर वर बड़े अच्छे बने थे, गेट अंदर की साइड खुलता था, रास्ते में नहीं, नाली पक्की थी। अब बात करें हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला। हमने कहा ना, जब इनको मिलना स्टार्ट हुआ, जो ये रेल बिछा रहे थे, पटरियाँ डाल रहे थे, इनको जब चीज़ें मिलना स्टार्ट हुई तो इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा ना। जैसे आप ही आज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको क्या आएगा, पढ़ने में फिर मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। तो क्या होगा, जब आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, जब यहाँ खुदाई हुई, पहले घरों के नक्शे मिलने लगे और चीज़ें मिलती, इनको मज़ा आने लगा और खोदने लगे, तो क्या मिला इन्हें, जले हुए गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य से क्या मतलब, आप समझ रहे हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे उस समय गेहूं और जौ की खेती करते थे। और क्या मिला, मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग करते। सेल खड़ी एक तरह से चाक समझिए, सेल खड़ी को क्या, चाक समझिए। अब बात करें जो इनका पश्चिमी टीला था, हमने कहा ना 2 टीलों में विभक्त थे ये लोग, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग। तो जो पश्चिमी टीला था इनका, वहां पर अपनी रक्षा के लिए रक्षा दीवार बनाए थे, यानी जैसे पश्चिमी टीला तो उसको घेर कर क्या एक और दीवार बना दिए पहले ही उसके। और क्या था, यहाँ पर शव के साक्ष्य मिले। और शव के कैसे साक्ष्य मिले, कि शवों को यहाँ पर दफनाया गया था, यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या था, शवों को दफनाया गया था। मुद्रा बनाने वाली सेल कड़ी मिली, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, ये शहरी निवासी थे। कछुए की हड्डी के भी साक्ष्य मिले, कछुए की हड्डी के भी साक्ष्य मिले यहाँ से। और क्या मिली, और इनको मिली तांबे की इक्के गाड़ी, तांबे की इक्के गाड़ी। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो हड़प्पा सभ्यता का, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल है जहां से इक्का गाड़ी या तांबे की इक्का गाड़ी मिली, तो बताना होगा, उसका आंसर होगा हड़प्पा। अब बात करें यहाँ पर क्या मिला, तो महिलाओं के गर्भ से निकला पौधा, चित्र, यानी पेंटिंग भी इस समय प्रचलित थी, चित्र बने थे। और चित्र में वहाँ कौन सा चित्र मिला, जिसमें महिला के पेट से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया था। कपास की खेती के साक्ष्य मिले और 12 कक्षों का अन्नागार मिला, यानी 12 कमरों वाला एक विशाल अन्नागार मिला। अन्नागार यानी जहाँ पर अन्न रखते हैं। कपास की खेती से आप समझ रहे होंगे काटन, कपास यानी काटन की खेती के साथ, यानी ये लोग कपास की खेती करते थे। और क्या, महिलाओं चित्र के शौकीन थे। इक्का गाड़ी मिली कि कछुए की हड्डी के साथ मिले, यानी कछुआ उस समय था। और क्या था, शवों को दफनाया गया था, दफनाए हुए शवों के साथ मिले। और पश्चिमी जो दीवार थी उस पर रक्षा प्राचीर बनाए थे, यानी रक्षा के लिए भी एक दीवार और बना रखे थे। मुद्रा बनाने के लिए सेल कड़ी मिली और सेल कड़ी का प्रयोग भी करते थे ये लोग। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। यह यहाँ के लोग शहरी निवासी थे, यानी ये नगरी सभ्यता थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस पेज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कौन से स्थान से मिले, तो बताना होगा हड़प्पा से। शवों को दफनाया जाता है के साक्ष्य कहाँ से मिले, हड़प्पा से। कपास की खेती के साक्ष्य हड़प्पा से। तो आई होप इस पेज से क्या इंपॉर्टेंट आप सबको समझ आ गया होगा। और मैं स्पीड मेंटेन करके चलता हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, 2-3 बार सुन लें, सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्लेस पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस प्लेस का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका हमने आपको पहले भी मतलब बताया है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ है मृतकों का टीला, और सिंधी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी अर्थ मृतकों का टीला है। अब बात करें यहाँ क्या क्या मिला, तो इसे सिंध का बाग कहते हैं, यानी बाग मिला, सिंध का बाग कहा जाता है। और हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, यानी मान लो कि हड़प्पा के जैसा यहाँ डेवलपमेंट भी था, यानी कुछ चीज़ें हड़प्पा से डिट्टो मिलती थी, इसलिए उसकी जुड़वा राजधानी भी बोल दिया गया। यहाँ पर विशाल अन्नागार मिला, यानी सबसे बड़ा अन्नागार मिला। हड़प्पा में देखो 12 कमरों का मिला, तो यहाँ विशाल मिला, मीन्स
उससे भी बड़ा मिला। तो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पे मिलता है? मोहनजोदड़ो। आंसर, राइट आंसर। विशाल स्नानागार भी, ग्रेट बाथ प्लेस भी यही मिला। और क्या मिला? नटराज की मूर्तियां मिली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आप सबके एग्जाम में कि नटराज की मूर्तियां कौन से प्लेस से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से नटराज की मूर्तियां। बात करें मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होगा, रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे, सॉरी, सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। अब बात करें नटराज की मूर्तियां, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। और क्या मिला? पशुपति बुने हुए कपड़े, पशुपति की मूर्ति और बुने हुए कपड़े भी मिले। दाढ़ी वाले महादेव बने, यानी हैंडसम महादेव निकले वहां से। हालांकि भगवान जी तो वैसे भी हैंडसम है, मीन्स उस समय दाढ़ी वाड़ी रखते होंगे, तो वैसे इन लोगों ने अपने भगवान को इमेज के थ्रू दर्शाया वहां पे। स्वास्तिक का चिन्ह मिला, जो कि बड़ी बात थी। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि स्वास्तिक का चिन्ह कौन से प्लेस से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली। और प्रत्येक घर में कुएं का साक्ष्य मिला। कुएं का साक्ष्य मिला, यानी मोहनजोदड़ो में जो स्थान है, यहाँ के लोग के पास विशाल अन्नागार था, स्नानागार था, मूर्तियाँ थीं। यहाँ मलेरिया के साक्ष्य भी मिले। दाढ़ी वाले महादेव मिले, मीन्स कि जैसे उन लोग के थे, उन लोगों ने अपने पेंटिंग के थ्रू महादेव को दाढ़ी वाला महादेव बनाया। स्वास्तिक का चिन्ह मिला, नटराज की मूर्ति मिली, कांसे की नर्तकी मिली, और प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य मिला। आई होप इतना समझ आ गया होगा। बात करें इस पेज से इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो। नटराज की मूर्तियां कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। प्रत्येक घर में कुएं का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं चौहंदड़ो। तो हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो, जो कि ये तीनों ही पाकिस्तान के प्लेस है, इनके बारे में पहले देखेंगे, क्योंकि जो शुरुआती सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला तो इन्हीं जगहों से पता चला। अब हमने बताया क्या था कि इन लोगों ने पश्चिमी टीले में तो अपना सुरक्षा प्राचीर बना रखा था, हमने हड़प्पा में जाना। लेकिन यहाँ क्या था? चौहंदड़ो में कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी। क्या था? तो यहाँ पर साक्ष्य मिले बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य मिला? तो चौहंदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था, यानी इंडस्ट्रियल एरिया था। इंडस्ट्री वगैरह यहाँ बहुत थी, उद्योग बहुत था, चरम पे था। यहाँ मनका बनाने के कारखाने पाए गए। सौंदर्य साधन, यानी समझ लो कॉस्मेटिक उस समय भी थी। समझ रहे हो भाई? कॉस्मेटिक उस समय भी थी, यानी लिपस्टिक, काजल, कंघा। अब कंघा किससे बनाते थे? ऐसा तो था नहीं, सॉफ्ट वाले तो हाथी के दांत के कंघा बनाते थे। लिपस्टिक और काजल का मुझे कुछ आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं, तो हमने बता दिया कंघा कैसे बनाते हैं, हाथी के दांत का। अब बात करें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य। यहाँ पे क्या थी? वर्ग के आकार में ईंट थी, और यहाँ पर गोल ईंट के भी साक्ष्य मिले। 4 पहिया के गाड़ी के साक्ष्य थे। देखो 4 पहिया के गाड़ी भी थे हमारे पास उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यानी ये औद्योगिक नगर था। जब उद्योग हो रहा था तो गाड़ी से आवागमन भी था। जब गाड़ी से आवागमन था तो इन लोग के पास साधन भी बहुत थे। कैसे साधन? सौंदर्य साधन थे। मान लो अब भाई कहीं भी जा रहा होगा, गाड़ी से, कंपनी चल रही है, औद्योगिक शहर है, तो सज वज के भी जाएंगे, तो सौंदर्य साधन भी चौहंदड़ो से मिलेगा। कारखाने भी होंगे जब औद्योगिक नगर है। तो आई होप ये चौहंदड़ो प्लेस आपको अच्छे से, इससे क्या क्या मिला, कौन कौन से साक्ष्य मिले, समझ आ गया होगा। इससे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है यही कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले, कंघा का, काजल का कहाँ से, यानी सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे मिली? चौहंदड़ो में। 4 पहिया के गाड़ी के साथ चौहंदड़ो से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो चौहंदड़ो को। अब बात करेंगे लोथल की, जो कि मानव निर्मित बंदरगाह है, जिसे गोदीवाड़ा भी बोलते हैं। ये एकमात्र व्यापारिक नगर था, मीन्स यहाँ से व्यापार बहुत होता था। यहाँ क्या क्या मिला? अब व्यापार होता था तो क्या मिला? बाजरा भेजा जाता रहा होगा। चावल और आटा पीसने की चक्की के भी साक्ष्य मिले। यहाँ 3 युगल समाधि मिली, यानी सती प्रथा के साक्ष्य मिले। अब एक चीज देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो चीजें और ज्यादा मिल रही थी, खोजी जा रही थी। तो लोथल से क्या हुआ कि पता चला ये बंदरगाह ही है, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का पॉपुलर शहर है। और तो ये तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल प्लेस किस राज्य का है? तो गुजरात का।
यहाँ पर 3 युगल समाधि यानी सती प्रथा के साक्ष्य मिले, हाथी के दांत का स्केल और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। यहाँ शतरंज का खेल मिले यानी शतरंज से रिलेटेड साक्ष्य मिले, और मम्मी का मॉडल मिला यानी यहाँ पर शव को अच्छे से सुरक्षित करके रखा भी गया था। तो ये सब चीज़ें मिली। लोथल से क्या इंपॉर्टेंट है, तो लोथल भारत का एकमात्र, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र व्यापारिक नगर था। यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य मिले। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिले, तो लोथल। तो आई होप आप सबको आनंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मेरी मेहनत भी सार्थक हो जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट पेज है, मीन्स लास्ट कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर की भाषा में बोले तो लास्ट स्लाइड है। कालीबंगन, जिसे कालीबंगा भी बोलते हैं, ये क्या है? ये पहली बात तो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में पाया जाता। ये मतलब गरीबों की बस्ती थी, मजदूर वर्ग, तो दीनहीन की बस्ती। जुते हुए खेत मिले, ऊँट की हड्डियाँ मिली, लकड़ी का हल मिला। और बात करें बनावली से, तो बनावली से मिट्टी का हल मिला। लकड़ी का हल कालीबंगा से और मिट्टी का हल बनावली से मिला था। जली पकी हुई चूड़ियाँ मिली, यानी देखो हमने बताया था ना कि अब मान लो जैसे चौंदड़ों में चीज़ें बनी प्रसाधन की, सौंदर्य प्रसाधन की, काजल बना और कंघा बना, तो चूड़ियाँ भी बनी। तो वहाँ से पहुँच आई इधर अपना राजस्थान, कितना ही बॉर्डर लगता है। और 7 हवन कुंड मिले, लकड़ी की नाली मिली, यानी कालीबंगन में जो लकड़ी बनाई गई थी वो नकली लकड़ी की नाली बनाई गई थी। अब बात करें कालीबंगन से क्या इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से, जली पकी हुई चूड़ियाँ कालीबंगा से। यहाँ हवन कुंड, हवन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो कालीबंगा से। और लकड़ी की नाली के साक्ष्य कालीबंगा से। देखो पढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेस हमने बताए भी हैं, जिनका हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दिया कि वो किस नदी के किनारे हैं और किसने खोज की। और जो इम्पॉर्टेंट स्थान थे जहाँ से कुछ ना कुछ मिला है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट पढ़ रहे हैं धोलावीरा, जो कि गुजरात का एक स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता का गुजरात का पॉपुलर प्लेस है ये। यहाँ जल निकासी के साक्ष्य मिले, यानी इन लोग के पास जल भराव जैसी समस्या नहीं थी, जैसे आजकल दिल्ली में हो जाती है, तो वैसा यहाँ नहीं था। उस समय के लोग डेवलप थे बहुत ज़्यादा, तो जल निकासी के साक्ष्य मिले। जल कुंड का साक्ष्य मिला, यानी जल को स्टोर भी करते थे लोग। सुनामी के साक्ष्य मिले, यानी बाढ़ वाढ़ आई होगी। और स्टेडियम के साक्ष्य मिले, यानी ये लोग स्टेडियम भी था इन लोग के पास। 3 टीलों में विभाजित था धोलावीरा, हमने पहले भी बताया कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, सिवाय धोलावीरा की जो कि 3 टीलों में विभाजित थी। यहाँ पर घर के निर्माण में लाल ईंटों का यूज किया गया। इस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसके पॉपुलर प्लेसेस को जाना, जहाँ से कुछ ना कुछ अवशेष हमें मिले। अब बात करें कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है, पतन होता है, और पतन का कारण बाढ़ है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, तो बाढ़ के कारण हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल का वही काम रोज का बताना ना पड़े, अब चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और घर में जितने भी फ़ोन है प्लीज़ उसमें पहले ही कर दो, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, जैसे मैं बना सकूँ आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक काल, उसके टाइप्स, उत्तर काल, पूर्व वैदिक काल, फिर कैसे ग्रंथों की रचना हुई, कैसे पुराण लिखे गए, कैसे वेद लिखे गए, और कैसे कैसे आगे समाज बढ़ता गया, कैसे समाज जो अभी तक मात्र सत्तात्मक था वो पितृ सत्तात्मक की तरफ बढ़ने लगा। इन सब बातों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।